गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा लास्ट टॉपिक रहता है थ्योरी ऑफ सप्लाई का। आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इससे पहले हमने इसके सारे मेन जो कंसेप्ट थे क्लियर किए थे। आज हम पढ़ रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। जैसे आपने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था, ऐसे ही अब पढ़ रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, यानी पूर्ति की कीमत लोच। तो क्या कहता है ये? Price elasticity of supply is the measure of change in supply of a commodity due to change in its price. Means किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उस वस्तु की पूर्ति में कितना परिवर्तन होता है, ठीक है। मीन्स प्राइस, आपको पता है प्राइस में और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन होता है। अगर सप्लाई इंक्रीज होती है तो प्राइस भी इंक्रीज होता है, मींस प्राइस इंक्रीज होता है तो सप्लाई भी इंक्रीज होती है। तो अब इतना तो हमें पता है कि जो लॉ ऑफ सप्लाई कहता था कि प्राइस के चेंज होने से सप्लाई भी चेंज हो जाती है। किस डायरेक्शन में चेंज होती है ये भी बताता था कि इंक्रीमेंट है, उसमें डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है। लेकिन प्राइस इलास्टिसिटी बताती है कि कितना चेंज हुआ है, ठीक है। तो वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उसकी पूर्ति की मात्रा में कितना परिवर्तन होता है, यह बताता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। यहाँ पर ब्लास की डेफिनेशन दी है। तो ब्लास जी क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू ब्लास, एक और आपको बताया था कि कोई भी डेफिनेशन होती है वो हमें एज इट इज देनी होती है। तो ब्लास के अकॉर्डिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज डिफाइंड एज द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ब्लास के अकॉर्डिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को हम डिफाइन कर सकते हैं कैसे कि क्वांटिटी सप्लाई में जो चेंज हुआ है, पूर्ति की मात्रा में जो परिवर्तन हुआ है, जितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है उसे प्राइस में जितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है उससे भाग करके, मींस ES मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। गेटिंग? डिमांड की तरह ही है, मैंने आपको पहले ही बताया था। अब देखिए यहाँ पर इसको मेजर करने के दो मेथड्स हैं। मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ठीक है। दो तरीके हैं यहाँ पर इसको मेजर करने के। फर्स्ट है प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज मेथड, आनुपातिक या प्रतिशत विधि। सेकंड है ज्योमेट्रिक मेथड, ज्यामिति विधि। इम्पोर्टेंट यहाँ पे फर्स्ट है परसेंटेज मेथड है, क्योंकि जो ज्योमेट्रिक मेथड है ये इसकी डिग्रीज को ही शो करता है, ठीक है। तो परसेंटेज मेथड हम देखते हैं। परसेंटेज मेथड, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ES मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, यानी वस्तु की पूर्ति की लोच, ठीक है, पूर्ति की लोच। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड elasticity of supply is the ratio between percentage change in quantity supplied and percentage change in price of the commodity। तो जो परसेंटेज मेथड होता है वो बताता है कि वस्तु की जो पूर्ति की लोच होती है वो वस्तु की पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन उसकी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, मीन्स परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। फॉर्मूला देखिए, ES मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई मीन्स पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन, अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो ES इज इक्वल्स टू, देखिए परसेंटेज चेंज को पता है हम क्यू से शो करते हैं,
डेल्टा क्यू अपॉन क्यू परसेंटेज चेंज जो दिखाता है आपको, जब हमने डिमांड वाला किया था तो परसेंटेज चेंज निकालने का जो फॉर्मूला था वो सेकंड में से फर्स्ट जो इनिशियल डिमांड या सप्लाई होती है उसको न्यू सप्लाई या डिमांड से लेस किया जाता है, जिससे वो डेल्टा में चेंज होता है। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड का फॉर्मूला होगा डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाय 100। अब अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस है तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस का डेल्टा पी अपॉन पी मल्टीप्लाई बाय 100। 100 से 100 यहाँ पे डिडक्ट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई पी अपॉन डेल्टा क्यू, सॉरी डेल्टा पी। अब हमने इनकी मल्टीप्लाई की, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी और पी अपॉन क्यू। गेटिंग? एज इट इज़ डिमांड की तरह है, बस वहाँ पे नेगेटिव साइन होता था क्योंकि वहाँ पर प्राइस में और क्वांटिटी डिमांड में अपोजिट रिलेशन होता था, तो इसलिए हम वहाँ पर आगे ही माइनस का साइन लगाते थे ताकि बाद में हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने में प्रॉब्लम ना हो। लेकिन यहाँ पर सप्लाई और प्राइस में पॉजिटिव रिलेशन है, इसलिए हमें यहाँ पर नेगेटिव साइन की नीड नहीं है। अब यहाँ पे देखिए Q इज इक्वल्स टू इनिशियल क्वांटिटी। इनिशियल क्वांटिटी मीन्स प्रारंभिक मात्रा और P इनिशियल प्राइस मीन्स प्रारंभिक कीमत। डेल्टा Q चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई और डेल्टा P चेंज इन प्राइस। ओके, अब यहाँ पे एक न्यूमेरिकल लिया है हमने इसी की हेल्प से, ठीक है। तो न्यूमेरिकल क्या कहता है, ये काफ़ी थोड़ा सा बड़ा था लिखने में, ये लिखने में बड़ा था तो मैंने इसको सिर्फ शॉर्ट में लिख दिया है। तो Q देखिए, Q हमारे पास गिवन है 400, इट मीन्स प्रारंभिक मात्रा 400 इनिशियल क्वांटिटी, और P यानी इनिशियल प्राइस प्रारंभिक कीमत है हमारे पास 10 रुपीज़, और Q1 नई मात्रा हो जाती है 200 और P1 5। एक चीज़ देखना, Q 400 से डिक्रीज होकर 200 हो रहा है और प्राइस भी 10 से डिक्रीज होकर 5 हो रहा है। गेटिंग? कई तो क्वेश्चन हो कई बार इस तरह देख लिया करो, डिमांड का हो क्वेश्चन या सप्लाई से रिलेटेड हो, रिलेशन भी देख लिया करो उनका थोड़ा सा, ताकि क्वेश्चन गलत ना हो आपसे। तो हमें निकालना है यहाँ पे ES। ES का फॉर्मूला है डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P मल्टीप्लाई बाय P अपॉन Q। डेल्टा Q का मतलब क्वांटिटी है, चेंज इन क्वांटिटी। अब यहाँ सप्लाई की बात चल रही है तो चेंज इन क्वांटिटी ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो पहले हमें डेल्टा Q चाहिएगा, तो हमने डेल्टा Q का फॉर्मूला लगाया Q1 माइनस Q। Q1 हमारे पास 200 था और Q हमारे पास 400, तो हमारे पास जो डिफरेंस आता है दैट इज़ नेगेटिव 200। तो डेल्टा Q की जगह हमने माइनस 200 लिखा। अब चाहिए हमें डेल्टा P। डेल्टा P मीन्स चेंज इन प्राइस, तो P1 माइनस P। P 5 था, 5 से हमने 10 डिडक्ट किया, -5 आया, ठीक है। तो डेल्टा P कितना हुआ, -5। दोनों नेगेटिव साइन आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और फिर जब आप इसको डिडक्ट करोगे, काटोगे, तो 1 आएगा आंसर। इट मीन्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल्स टू यूनिटरी इक्वल टू 1। ओके, दिस मेथड इज क्लियर टू यू। अगर आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे ये क्वेश्चन आपका डिमांड में पूछा जाए या ये आपका सप्लाई में पूछा जाए कि बस मांग की कीमत लोच ज्ञात करने की आनुपातिक विधि को निकालिए या मांग की लोच पूर्ति की लोच ज्ञात करने की आनुपातिक विधि को निकालिए, तो जब भी आप इसे सॉल्व करो तो आपको एग्जाम्पल ज़रूर देना है, ठीक है। सिर्फ फॉर्मूले को प्रूव करने के बाद उसको छोड़ना नहीं है, आपको एक
एग्जाम्पल ज़रूर देना है। अब आता है हमारा सेकंड ज्योमेट्रिक मेथड, ज्यामिति विधि। ज्योमेट्रिक मेथड क्या कहता है? ज्योमेट्रिक जो मेथड है, ग्राफिकल मेथड भी आप इसको कह सकते हो, तो ये सप्लाई कर्व के ओरिजिन पर, यानी जो उसका मूल बिंदु है उस पर डिपेंड है। इसको प्रॉपर मैंने एक्सप्लेन इसी नहीं किया क्योंकि ज्योमेट्रिक जो मेथड है उसमें इसकी डिग्रीज ही आती है, तो इसलिए मैंने इसे डिग्रीज के थ्रू समझाया है। तो डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई अलग से पूछा जा सकता है। अगर इस तरह से मेथड में पूछते तो आप इस तरह से बता देना। तो पूर्ति की लोच ज्ञात करने की श्रेणियाँ, डिग्रीज होती हैं श्रेणियाँ। जैसे हमारे पास डिमांड की लोच निकालने की श्रेणी थी, पूर्णतः लोचदार, पूर्णतः बेलोचदार, इकाई से अधिक, इकाई से कम और इकाई। ठीक है, तो ऐसे ही डिग्रीज होंगी हमारे पास सप्लाई की, और जो डेफिनेशन डिमांड में थी ऐसी ही है, बस थोड़ा सा रिलेशन चेंज है प्राइस से, तो बस थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम पहले पढ़ते हैं फर्स्ट डिग्री में, कोई भी ले सकते हो आप, ग्रेटर देन, इक्वल वन, परफेक्ट इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। तो हमने सबसे पहले ले लिया ES इक्वल 1 मीन्स यूनिटरी इलास्टिक, इकाई लोचदार पूर्ति। इकाई लोचदार पूर्ति मतलब है एक के बराबर हो जब आपकी इलास्टिसिटी। एक के बराबर कब होगी? देखिए, when change in the supply of a commodity is in the same ratio as change in its price, it is called unitary elastic supply। means जब जितना चेंज प्राइस में हुआ है, जितना चेंज किसी कमोडिटी के प्राइस में हुआ है, अगर उतना ही चेंज उसकी क्वांटिटी सप्लाई में होता है, जितना चेंज प्राइस हुआ है उतना ही चेंज अगर क्वांटिटी सप्लाई में होता है, तो पूर्ति की जो लोच होती है वो इक्वल 1 होती है। कर्व देखिए, YO एक्सिस पर हमने कीमत ली है, प्राइस लिया है। OX एक्सिस पर हमने क्वांटिटी सप्लाई ली है। जब किसी वस्तु की कीमत P थी, OP थी, तब उसकी OL क्वांटिटी सप्लाई हो रही थी। अब कीमत कम होकर OP1 हो गई, तो सप्लाई भी कम होकर OL से OL1 हो गई। अब P और P1 का गैप और L1 और L का गैप इक्वल है। ठीक है, तो इस टाइम जो सप्लाई कर्व बनेगा SS, वो 45 डिग्री के एंगल की तरह होगा। गेटिंग? ठीक है, और अदर वर्ड्स में आप कह सकते हो, जैसे कि मान लो अगर 10% चेंज पूर्ति में हो, प्राइस में होता है, 10% चेंज प्राइस में होता है और 10% चेंज ही उसकी सप्लाई में हो जाए, तो फॉर्मूला क्या कहता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो कितना चेंज हुआ था क्वांटिटी सप्लाई में? 10%, और कितना चेंज हुआ है प्राइस में? 10%। 10/10 डिवाइड किया तो 1। ठीक है, तो ऐसे ही 1 आएगा और आप कर्व को इस तरह से दिखाओगे। दोनों में प्राइस और क्वांटिटी दोनों में इक्वल चेंज रखना है आपको। अब सेकंड आता है ES ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक। आप इसको ES ग्रेटर देन 1 कह सकते हैं, यानी इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति। इकाई से अधिक लोचदार, ठीक है, कब होगी? When the percentage change in supply of a good is greater than percentage change in its price। जब वस्तु की पूर्ति में उसके कीमत की अपेक्षा ज़्यादा परिवर्तन हो। चेंज तो दोनों में हुआ है, लेकिन पूर्ति में, सप्लाई में ज़्यादा चेंज हुआ है। जैसे कि मान लो किसी वस्तु की कीमत में चेंज होता है 10%,
और उसकी सप्लाई में चेंज हो जाता है 20%। तो 20/10 इज इक्वल्स टू 2, इट मीन्स इट इज ग्रेटर देन 1। तो उस समय जो पूर्ति की लोच होगी वो 1 से अधिक होगी। कर्व देखिए, OP जब प्राइस है तो हम OL क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं। अब कीमत कम होकर OP1 हो जाती है और क्वांटिटी सप्लाई भी कम होकर OL1 हो जाती है। अब देखिए आप, P और P1 का गैप जिसको डेल्टा P से शो किया गया है, और L1 और L का गैप जिसको डेल्टा Q से शो किया गया है। तो डेल्टा P और डेल्टा Q में डेल्टा Q का गैप ज़्यादा है, मीन्स प्राइस से ज़्यादा चेंज हुआ है क्वांटिटी। तो उस समय जो पूर्ति की लोच होती है दैट इज ग्रेटर देन 1। गेटिंग। अब आता है ES लेस देन 1, इट मीन्स पूर्ति की जो लोच है वो इकाई से कम है। ठीक है, तो इकाई से कम कब होगी? जब जितना चेंज प्राइस में हुआ है, अगर उससे कम चेंज सप्लाई में हो। ठीक है, प्राइस के कंपेयर में सप्लाई में जब चेंज कम होता है तो उस समय जो पूर्ति की लोच होती है दैट इज लेस देन यूनिटरी। कर्व देखिए, दिस इज द कर्व। OP कीमत जब है तो OL, जब हमारे पास प्राइस OP है तब OL क्वांटिटी हम सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर P1 लिख देते हैं और यहाँ पर L1। तो जब वस्तु की कीमत OP से कम होकर OP1 हो जाती है और सप्लाई OL से कम होकर OL1 हो जाती है। अब देखिए, P और P1 में चेंज और L1 में चेंज। तो P और P1 के चेंज के कंपेयर में जो L और L1 का चेंज है वो कम है, मीन्स डेल्टा P ज़्यादा है डेल्टा L से। मीन्स प्राइस में चेंज हुआ है लेकिन क्वांटिटी में उससे कम चेंज हुआ है। जैसे कि किसी वस्तु की कीमत में चेंज हो जाता है 20% और उसकी सप्लाई में चेंज होता है 10%। तो 10/20 इज इक्वल टू 0.5 और 0.5 होता है 1 से कम। तो यहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो लेस देन 1 होगी। ओके बच्चे, अब आता है जीरो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। आप इसको जीरो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी कह सकते हैं और आप इसे परफेक्टली इनइलास्टिक भी कह सकते हैं। तो परफेक्टली इनइलास्टिक वो कंडीशन होती है जब प्राइस में चेंज होने से उसकी क्वांटिटी सप्लाई पर कोई इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, जब प्राइस में के बढ़ने या कम होने पर क्वांटिटी सप्लाई पर कोई भी इफ़ेक्ट ना आए तो उस समय यह पूर्णतः बेरोजगार होती है। ES जो होती है इक्वल 0 होती है क्योंकि सप्लाई यहाँ पर कांस्टेंट रहती है। अब लास्ट है इसकी डिग्री, 5 डिग्री होती है हमारे पास। तो लास्ट डिग्री रहती है ES इक्वल इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मीन्स अनंत। तो इसको हम बोल सकते हैं परफेक्टली इलास्टिक, पूर्णतः लोचदार। तो परफेक्टली इलास्टिक वो कंडीशन होती है जब यह OX अक्ष के पैरेलल होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और एक निश्चित कीमत पर कितनी भी वस्तु की सप्लाई की जा सकती है। अगर उसके प्राइस में ज़रा सा भी चेंज किया जाए तो सप्लाई में बहुत इफ़ेक्ट आ जाता है। तो उस समय जो पूर्ति की लोच होती है दैट इज इक्वल इन्फिनिटी। ओके, अब पॉइंट रहता है हमारा इसका लास्ट, इसके बाद न्यूमेरिकल पोर्शन है इसके।
जो कि परसेंटेज मेथड से हैं, एक मैंने आपको कराया भी था। तो फैक्टर्स फैक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्राइस इलास्टिसिटी पर इफ़ेक्ट डालते हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से हैं और क्या हैं, देखिए। जो फैक्टर्स डिमांड पर इफ़ेक्ट डालते थे वही फैक्टर्स हैं जो इस पर इफ़ेक्ट डालेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट, नेचर ऑफ इनपुट यूज़। नेचर ऑफ इनपुट यूज़ का मतलब है कि जो हम यहाँ पर आगत यानी जो फैक्टर्स हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो किस तरह के हैं, ठीक है। जो फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के, उनका नेचर किस तरह का है। जैसे कि हम वस्तु का प्रोडक्शन करते हैं तो उसके लिए हम नॉर्मल इनपुट्स अवेलेबल कराते हैं, तो उस वस्तु की पूर्ति लोचदार होगी, ठीक है, जो हमें इजीली मैनेज हो जाता है। जो फैक्टर्स हमें इजीली मिल जाते हैं उनकी जो पूर्ति होती है वो लोचदार होती है, इलास्टिक होती है, ठीक है। यदि फैक्टर्स मिलने हार्ड हैं यानी महंगे हैं, हमें आसानी से अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसे फैक्टर्स की जो इलास्टिसिटी होती है वो होती है इनइलास्टिक, बेलोचदार। सेकंड है नेचुरल रिस्ट्रिक्शंस। नेचुरल रिस्ट्रिक्शन क्या होती हैं, प्राकृतिक बाधाएं। तो वो फैक्टर्स, तो जो नॉर्मली हम कह सकते हैं कि जो सप्लाई होती है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होती है, उस पर प्राकृतिक बाधाओं का प्रभाव पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि मान लो हम कोई स्पेशल टाइप की लकड़ी है, उसका हम प्रोडक्शन, उसकी हम सप्लाई बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उस लकड़ी को लेने के लिए हमें उस पेड़ की नीड होगी, और पेड़ को हम बहुत जल्दी तैयार नहीं कर सकते क्योंकि उसके उगने में काफ़ी समय लगता है। तो इस तरह की वस्तुओं की पूर्ति आसानी से नहीं बढ़ाई जा सकती। तो इस तरह के जो फैक्टर्स होते हैं या जो भी चीज़ें होती हैं उनकी पूर्ति बेरोजगार होती है। मीन्स जो आसानी से अवेलेबल हो जाए उनकी इलास्टिसिटी इलास्टिक, और जो आसानी से अवेलेबल ना हो इनइलास्टिक। थर्ड है रिस्क टेकिंग, जोखिम सहन करना। देखिए, पूर्ति की जो लोच होती है वो इस बात पर भी डिपेंड करती है कि जो उद्यमी होते हैं वो कितना रिस्क ले सकता है। जहाँ पर जोखिम अधिक होगा वहाँ पर इलास्टिसिटी लोचदार होगी, और जहाँ पर जोखिम कम लेने की बात होगी वहाँ पर बेलोचदार होगी। फोर्थ है नेचर ऑफ कमोडिटी, वस्तु की प्रकृति कैसी है। अगर वस्तु नाशवान है, नॉन ड्यूरेबल है, ज़्यादा टाइम तक नहीं चल सकती, तो उसकी मांग बेलोचदार, उसकी पूर्ति बेलोचदार होगी, क्योंकि ये जल्दी ख़राब होने वाली वस्तुएं होती हैं, तो एक लिमिटेड सप्लाई ही होती है इनकी। अगर मान लो वो बहुत जल्दी वो बिक जाए सारा कुछ सप्लाई से, तो बहुत जल्दी हम उसको अवेलेबल नहीं करा सकते, ठीक है। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब उत्पादन के जो साधन है यानी जो उत्पादन है उसकी लागत। यदि देखिए उत्पादन की लागत क्या है, यदि उत्पादन पर बढ़ती लागत का नियम लागू होता, हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कॉस्ट के बारे में पढ़ा था। अगर प्रोडक्शन पर इंक्रीजिंग कॉस्ट का नियम लागू होता है तो पूर्ति बेरोजगार होगी, और अगर क्योंकि अधिक, देखिए नॉर्मली सा है, अगर बढ़ती लागत का नियम लागू हो रहा है, बढ़ती लागत का मतलब प्रोडक्शन के साथ साथ हमारी जो कॉस्ट है वो बढ़ रही है, तो इससे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, और प्रॉफिट ज़्यादा नहीं होगा तो हम कोशिश करेंगे प्रोडक्शन कम करें, क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा होने से प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा। और यदि प्रोडक्शन पर घटती लागत का डिमिनिशिंग कॉस्ट का लॉ अप्लाई होता है, तो प्रोडक्शन करने में कॉस्ट कम आ रही है ये सोचकर हम ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, और ज़्यादा प्रोडक्शन होगी तो सप्लाई ज़्यादा होगी, तो सप्लाई को आसानी से बढ़ाया जा सकता है, तो उस समय सप्लाई की जो इलास्टिसिटी होगी दैट इज
इलास्टिक। ओके, नेक्स्ट है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की तकनीक। देखिए, प्रोडक्शन की जो टेक्निक होती है वो भी इस पर इफेक्ट डालती है। अगर टेक्नोलॉजी जो है, जो टेक्निक्स हैं प्रोडक्शन की, अगर वो बहुत इजी से अवेलेबल हैं, आसान हैं, तो सप्लाई की जो इलास्टिसिटी होगी वो होगी इलास्टिक, लोचदार। और अगर टेक्निक हार्ड है तो इनइलास्टिक होगी। एक पॉइंट रहता है इसमें टाइम, समय। तो देखिए, समय का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है इस पर। अल्पकाल जो टाइम होता है, शॉर्ट पीरियड जो होता है, वहाँ पर पूर्ति बेलोचदार होती है। और जो लॉन्ग टाइम होता है, दीर्घकाल जिसे कहते हैं, वहाँ पूर्ति लोचदार होती है, क्योंकि पूर्ति को हम आसानी से अवेलेबल करा सकते हैं। लंबे टाइम में प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन जो शॉर्ट टाइम होता है, हम प्रोडक्शन को वहाँ उसके स्टॉक तक ही बढ़ा सकते हैं। इसलिए सप्लाई को हम बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, इसलिए वो इनइलास्टिक होती है। ठीक है, अब बस इसका न्यूमेरिकल पोर्शन रहता है, वो कर लेते हैं हम। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर, मैं पढ़ देती हूँ फिर समझाती हूँ आपको। कहता है कि व्हेन द प्राइस ऑफ अ डॉल इज ₹4 पर डॉल। जब किसी डॉल की जो प्राइस है, एक डॉल की कीमत ₹4 है, तो मीन्स पी कितना हो जाएगा हमारे पास, 4। और अ डॉल मेकर सप्लाई 8 डॉल्स, तो जो डॉल मेकर है वो 8 डॉल की सप्लाई करता है। जब एक डॉल की कीमत ₹4 है तो 8 डॉल की सप्लाई होती है, तो क्यू कितना हो जाएगा, 8। और उसका प्राइस ₹5 कर दिया जाता है बढ़ाकर, तो P1 कितना हुआ, 5। तो जो डॉल्स की वो सप्लाई 10 डॉल्स करना चाहता है, तो सप्लाई कितनी होगी, क्वांटिटी सप्लाई 10। अब आपके पास P है, P1 है, डेल्टा P निकल जाएगा। Q है, Q1 है, डेल्टा Q निकल जाएगा। अब आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए, ES इज इक्वल्स टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P मल्टीप्लाई बाई P अपॉन Q। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दिया था। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा चेंज है। अ सेलर ऑफ पोटैटोज सेल्स 80 क्वांटिटीज इन अ डे। पोटैटो का जो सेलर है वो 80 क्विंटल, सॉरी क्वांटिटी पड़ा वो क्विंटल था, 80 क्विंटल एक दिन में पोटैटो सेल करता है, यानी 80 हो गया Q। और प्राइस कितना था, ₹4 पर केजी, तो P4 हो जाएगा। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आपको गिवन है 2, यानी ES आपको गिवन है 2। तो हाउ मच क्वांटिटी विल दिस सेलर सप्लाई व्हेन द, ठीक है। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यहाँ पर क्या था कि जब यहाँ पे प्राइस 4 था तो 80 क्वांटिटी सप्लाई हो रही थी, तो Q 80 हो गया, P4 हो गया। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आपको गिवन है 2। तो कहता है कि हाउ मच क्वांटिटी, मीन्स आपको निकालना है Q1 विल द सेलर सप्लाई व्हेन द प्राइस राइज टू 5 पर केजी। जब प्राइस 5 हो जाता है तो कितनी क्वांटिटी सेल करेगा। देखिए, तो ES का हमने पहले फॉर्मूला पुट किया। फॉर्मूला क्या था, डेल्टा Q अपॉन P मल्टीप्लाई बाई P अपॉन Q। P हमें पता था 4 है और P1 5 था, डेल्टा P 1 निकला जाएगा आराम से। Q हमें 100 क्विंटल्स गिवन है, Q1 हमें नहीं पता, हमने M मान लिया, तो डेल्टा Q क्या होगा, M माइनस 80। ES हमारे पास गिवन है 2। अब हमने इसको फॉर्मूले में पुट किया, तो ES गिवन था तो ES की जगह 2 रखा। ठीक है, फॉर्मूले में आप जब वैल्यू इसकी पुट करोगे तो देखिए 4 8 अपॉन 80 मल्टीप्लाई दिस, तो हमने इसके नीचे 1 मान लिया। ठीक है, या डायरेक्टली, चलो पहले सॉल्व कर लेते हैं। 4 से 80 को डिवाइड किया 20 आया, तो M माइनस 80 अपॉन 20 मल्टीप्लाई 120, तो कितना हुआ हमारे पास 2 इज इक्वल्स टू M माइनस 80 अपॉन 20। अब क्रॉस मल्टीप्लाई की तो 22 या 40 इज इक्वल्स टू M माइनस 80, और मैं अपनी पोजीशन पर रहा, 40 यहाँ था, M जगह चेंज करके गया, 80 नेगेटिव था पॉजिटिव हो जाएगा, तो इस तरह से 120।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है कुछ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो सेम है, तो इसलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को नहीं कर रहे हैं। बीच में जो क्वेश्चन मैंने स्किप किए वो उन ऐसे ही थे, ये थोड़ा चेंज है तो इसलिए इसको कर लेते हैं हम। देखिए कहता है ड्यू टू अ 10% राइज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, यानी कमोडिटी में 10% प्राइस, किसी वस्तु की कीमत में 10% की वृद्धि होने से उसकी जो पूर्ति की मात्रा है वो 450 यूनिट्स हो जाती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो था आपको दिखाया हुआ है दैट इज़ 10%, तो दिखाया हुआ है चेंज इन प्राइस 10%, तो हम लिखेंगे परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल्स टू 10। लेकिन यहाँ पर हमसे कहा गया है कि इट्स क्वांटिटी सप्लाइड राइज फ्रॉम 400 यूनिट्स टू 450 यूनिट्स, कि इसकी जो पूर्ति की मात्रा है वो 400 से 450 हो जाती है। ठीक है, 400 से 450 हो जाती है। अब यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा परसेंटेज चेंज। तो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या था, Q1 माइनस Q अपॉन 100। तो कैसे निकालेंगे, Q1 माइनस Q, तो कितना था वो 450 माइनस 400, Q1 माइनस Q 50 आया, अपॉन Q1 400 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 50 अपॉन 4। तो डिवाइड करना चाहो तो कर दो, पॉइंट्स में आ जाएगा ये। अब हमने ES का फॉर्मूला लगाया, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो सप्लाई में कितना चेंज हुआ है 50 अपॉन 4%, अपॉन था यहाँ डिवाइड करके हम इसको ऊपर ले आए, प्राइस में 10% चेंजिंग है। ठीक है, अब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास प्राइस इलास्टिसिटी 1.25 आया। ओके बच्चे, इसी के साथ ये वीडियो हमारा कंप्लीट होता है और ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। मैं आपको न्यूमेरिकल पोर्शन दूंगी, इसके आपको करने हैं।